हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टेशन। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट क्लास के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे सॉइल ऑफ इंडिया के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है ये, और इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। और इससे आते भी हैं ये, आप देखेंगे हर एक एग्ज़ाम में आपको सॉइल ऑफ इंडिया से मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं। ओके गाइस, ये आपका एग्रीकल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के बारे में, कि एक्चुअली में सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, और इसके साथ साथ जो भी आपके एस्पेक्ट्स होंगे वो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा सॉइल प्रोफाइल के बारे में, और इसके नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा सॉइल्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहेंगे। वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और गाइस, तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की अगर बात की जाए तो कितने फैक्टर्स होते हैं एक्चुअली सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्पफुल। तो आप देखेंगे ये आपके 5 फैक्टर्स होते हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं। आपके 5 कौन कौन से होते हैं बताता हूँ मैं अभी आपको। देखिए, पहला आपका होता है जो सबसे जो मेजर आपका होता है फैक्टर, वो होता है आपका रॉक। दूसरा आपका होता है क्लाइमेट। तीसरा आपका होता है टोपोग्राफी। चौथा आपका होता है बायोटा, एंड द 5th वन इज टाइम। ओके, बात की जाए रॉक्स की तो आपने सुना होगा रॉक में एक प्रोसेस होती है वेदरिंग और इरोजन। कौन सी? वेदरिंग या इरोजन प्रोसेस होती है रॉक में। पत्थर में या चट्टान में होने वाली अपरदन की क्रियाओं के बाद क्या बनता है, जो चूर्ण अवसादी, जो चूर्ण का निर्माण होता है उसको कहते हैं सॉइल या मृदा। ये चीज समझ में आई। क्लाइमेट क्या मतलब, क्लाइमेट क्या हेल्प करता है सॉइल के निर्माण में, तो आप समझिए रॉक का वेदरिंग इरोजन क्या होता है। तो आप देखेंगे जब रेनफॉल, रिवर और विंड्स, ये जब 3 चीज़ें प्रभाव डालती हैं आपकी चट्टान के ऊपर, तो आपकी चट्टान में क्या हो जाते हैं, आपके क्रैक्स हो जाते हैं। और क्रैक्स से क्या होता है, छोटे छोटे कणों में टूट जाती है चट्टान, और उससे क्या होता है, उससे आपका सॉइल का निर्माण होता है या फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए टोपोग्राफी की, तो टोपोग्राफी का अर्थ होता है आपका भौगोलिक स्थिति। तो आप देखेंगे अगर कहीं पर इसको 2 भागों में हम डिवाइड कर देते हैं। फर्स्टली जो एरिया होता है वो आपका होता है हाई लिफ्टेड एरिया, दूसरा जो पॉइंट होता है वो आपका होता है फ्लैट एरिया। हाई लिफ्टेड एरिया की अगर बात की जाए गाइस, तो यहाँ पर जो मिट्टी होती है ना, वो आपकी होती है कैसी, वो आपकी होती है अनडेवलप्ड सॉइल। जो कि आपकी मिट्टी फ्लैट एरिया की होती है वो आपकी कैसी होती है, तो वो आपकी होती है डेवलप्ड सॉइल। ओके, अब अनडेवलप और डेवलप का क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूं आगे। तो समझिए डेवलप सॉइल और अनडेवलप क्यों होता है। तो अगर हाई लिफ्टेड एरिया की बात की जाए, तो अगर मान लीजिए आपको कुछ ऐसे क्षेत्र है और आप समझेंगे कि यहाँ पर अगर बारिश हो रही है, रेनफॉल अगर यहाँ पर हुआ, तो आपको पानी इस प्रकार से बहेगा नीचे, और आप देखेंगे कि अगर मिट्टी की परत यहाँ पर आपकी इस प्रकार से, अगर कोई मिट्टी की परत आपकी होगी तो वो मिट्टी की परत भी पानी के साथ बह जाएगी। तो वो एक मतलब कम समय तक ही एक स्थान पर स्थिर हो पाती है, जिससे क्या होता है कि वो मिट्टी आपकी अविकसित होती है। और फ्लैट एरिया तो आप समझ ही रहे हैं, अगर एरिया आपका फ्लैट होगा तो मिट्टी भी आपकी फ्लैट होती है। अगर रेनफॉल होगी तो मिट्टी एक समय पर एक ही जगह पर कई समय तक बनी रहेगी, जिससे आपका क्या हुआ कि वो मिट्टी आपकी विकसित हो जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें हम बायोटा की, तो बायोटा को कैसे समझते हैं आप जाने। बायोटा मीन्स होता है आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो आपकी जैविक आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इनमें क्या चीजें आती हैं, तो आपकी आती हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, उसके साथ साथ आते हैं आपके अर्थवॉर्म,
तो ये क्या करते हैं, तो ये जो आपके अर्थवॉर्म होते हैं वो आपकी मिट्टी में स्थित बड़े कणों को या बिग पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर देते हैं। स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं, जिससे आपकी मिट्टी क्या होती है, जिससे आपकी मिट्टी पोरस हो जाती है या सरंध्र हो जाती है मिट्टी। तो इससे भी आपकी मिट्टी का निर्माण होता है। अब टाइम क्या फैक्टर होता है फॉर्मेशन में, तो देखिए टाइम का फैक्टर ये होता है कि जो मिट्टी जितनी ज़्यादा आपकी ओल्ड होती है ना, जो मिट्टी जितनी ज़्यादा ओल्ड होगी वह उतनी ज़्यादा आपकी फर्टिलाइज्ड होती है। और जो मिट्टी जितनी ज़्यादा न्यू होती है वो उतनी ही लेस फर्टिलाइज होती है। समझ रहे हैं ना। तो जो मिट्टी जितनी ज़्यादा पुरानी होती है वह उतनी ही उर्वरक होती है या उसकी उत्पादकता उतनी ही ज़्यादा होती है, और जो मिट्टी जितनी आपकी नई होती है उसकी उत्पादकता उतनी ही कम होती है। कुछ और पॉइंट समझ लेते हैं सॉइल के बारे में कि स्टडी ऑफ सॉइल आपका क्या कहलाता है। पेडोलॉजी। जो मिट्टी का अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं, पेडोलॉजिस्ट। और फॉर्मेशन ऑफ सॉइल आपका क्या कहलाता है, तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल आपका कहलाता है पेडोजेनेसिस। समझ गए। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आपको फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में पता होना चाहिए। अब मैं इसको हटा देता हूँ। आई होप आपने नोट कर लिए होंगे। क्योंकि मैं आपको हिंदी में बता जा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है इन सब चीज़ों में। दूसरा जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल पढ़ना है, मिट्टी का स्थानांतरण पढ़ना है आपको। मिट्टी का स्थानांतरण से मतलब ये नहीं है कि मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। एक्चुअल में इसका मतलब है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स, मतलब मिनरल्स का एक स्थान से दूसरे, मतलब मिनरल्स का मिट्टी की परतों में नीचे जाना या ऊपर जाना एक्चुअली कहलाता है आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल या मिट्टी का स्थानांतरण। ये आपका दो प्रकार से होता है। कौन कौन सी प्रोसेस होती है इसमें, देखिए इसमें आपकी दो प्रोसेस एक्चुअली होती हैं। पहली आपकी होती है कैपिलरी सेक्शन, दूसरी आपकी होती है लीचिंग प्रोसेस। ठीक है, कैपिलरी सेक्शन या लीचिंग प्रोसेस, इसको बोलते हैं केस नली के द्वारा स्थानांतरण, इसको बोलते हैं निक्षलन की प्रक्रिया। समझ गए। और इससे समझिए इसमें एक्चुअली होता क्या है, तो इसमें आपका जब आपका, इसको यहाँ समझा देता हूँ शायद आपको नीचे ना दिखे, जब आपका रेनफॉल होता है ना गाइस, तो ये अगर आपकी ज़मीन है आपकी तो रेनफॉल होगा तो यहाँ पर आपकी नमी बढ़ेगी, नमी होगी तो ये आपका केस नली के द्वारा आपके खनिज ऊपर आने लगेंगे। अब इसमें क्या होता है कि इसके साथ साथ खनिजों के साथ साथ देंगे नमक या साल्ट भी आपको ऊपर आके जम जाता है इधर, और जब आपकी बारिश होती है ना तो उसके साथ वो बह जाता है, तो आपकी मिट्टी जो हो जाती है वो आपकी एसिडिक हो जाती है। समझ रहे हैं ना, वो आपकी मिट्टी अम्लीय हो जाती है। तो जब केस नली वाला क्या बोलते हैं, केस नली के द्वारा जब आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है तो आपकी मिट्टी एसिडिक हो जाती है। बात की जाए लीचिंग प्रोसेस की, तो लीचिंग एक्चुअली दो टाइप से होती है आपकी। लीचिंग आपकी दो प्रकार से, पहले में आपकी बनती है लेट्रोजोल सॉइल और दूसरी में आपकी बनती है पेडोजोल सॉइल। अब लेट्रोजोल की अगर बात करें तो इसको हम लेटेराइट भी कहते हैं, लेटेराइट मिट्टी भी इसको कहते हैं। अब लेट्रोजोल में आपका क्या होता है, लेट्रोजोल में जो आपका सिल्का होता है ना, मिट्टी में उपस्थित जो आपका सिल्का होता है ना, सिल्का, वो आपका
एक मिनट डस्टर। देखिए कि जो कैपिलरी एक्शन होता है ना, इसमें आपका क्लाइमेट कैसा होना चाहिए ये बता देता हूँ मैं आपको पहले। वो आपका हॉट एंड ड्राई होना चाहिए, एंड ड्राई। बल्कि यहाँ पर आपका क्लाइमेट होता है, लेट्रोजोल जो बनती है वो आपकी बनती है हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में। और जो आपकी पेडोजोल बनती है, पेडोजोल आपकी बनती है कोल्ड ह्यूमिड कंडीशन में, गर्म आर्द्र स्थिति और ठंडी आर्द्र स्थिति में आपकी लैटेराइट और पेडोजोल मिट्टी का निर्माण होता है। अब लैटेराइट में आपका क्या होता है, लैटेराइट में आपका एक्चुअली क्या होता है, जब आपकी बारिश होती है ना, तो आपका जो सिल्का होता है, सिल्का जो होता है ना, सिल्का आपका नीचे जाता है और एल्युमिनियम प्लस Fe या लोहा आपका ऊपर रह जाता है, तो आपकी लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। आप जानते हैं Fe लैटेराइट का लाल रंग निर्धारण करती है। पेडोजोल में आपका क्या होता है, सिल्का आपका ऊपर रहता है और Fe प्लस एल्युमिनियम आपका नीचे ओर चला जाता है पेडोजोल में। ओके गाइस, ये चीज़ समझ में आई। अब देखिए लीचिंग प्रोसेस में आपका क्या होता है, लीचिंग प्रोसेस में आपका जो खनिज होते हैं ना, वो आपके नीचे की ओर जाते हैं। और कैपिलरीज में आपका क्या होता है, जो खनिज होते हैं ना, वो नीचे से ऊपर आते हैं। गाइस, तो ये होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल। अब पीएच स्केल के बारे में बता देता हूं आपको। ये लेता हूं, जल्दी हो जाएगा। देखिए अब समझिए आप पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल की अगर बात की जाए तो इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी SPL सोरेनसन। SPL सोरेनसन ने इसकी खोज की थी कब, 1909 में। इसका वर्क क्या है, तो ये आपका ये डिसाइड करता है कि मिट्टी आपकी एसिडिक है या आपकी बेसिक है, कि मिट्टी आपकी अम्लीय है या आपकी क्षारीय है। अच्छा, पीएच स्केल आपका होता कैसा है, तो ऐसे कुछ होता है, 0 से 14 तक ऐसे पॉइंट लिखे रहते हैं। जो आपका 7 होता है वो आपका उदासीन स्तर होता है, यह न्यूट्रल जोन कहलाता है 7 पर। 7 से अगर बढ़ते हैं तो इस साइड आपकी मिट्टी हो जाती है क्या, बेसिक या एल्कलीन या क्षारीय। इस साइड देखेंगे तो इस साइड आपकी हो जाती है मिट्टी या मृदा आपकी यहाँ बेसिक होती है, तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी एसिडिक या अम्लीय हो जाती है आपकी मिट्टी। चूँकि आदर्श जो पीएच मान होता है मिट्टी के लिए वो आपका कितना होता है, ये पॉइंट अगर नोट करेंगे तो अगर एग्जाम पूछाता है कि उपयुक्त जो मान होता है वो आपका होता है 6.5 to 7.5 पीएच वैल्यू आपकी मिट्टी की होती है। ओके गाइज, अब समझिए आप, अगर बात की जाए अम्लीय की, तो अगर ये अम्लीय मिट्टी कैसे बनती है, तो आप देखेंगे कि जब मिट्टी में H आयन की मात्रा ज़्यादा होती है तो मिट्टी आपकी अम्लीय होती है, और जब आपकी OH आयन की मात्रा जब ज़्यादा होती है आपकी, तो मिट्टी आपकी क्षारीय होती है। ठीक है, अब H आयन मतलब आपका H आयन तो हो ही गया, OH में आपके आ जाते हैं Na, Ca, पोटेशियम। ठीक है, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। अब देखिए मिट्टी अम्लीय क्षारीय हो कैसे रही है, तो आप देखेंगे जब आपकी रेनफॉल होता है ना जब का, तो आपकी जैसे मान लीजिए ज़मीन है तो यहाँ पर OH आयन भी है, H प्लस भी है, OH माइनस भी है। तो रेनफॉल जब होता है तो वाटर जो होता है ना H2O, इसके साथ ये H2O होता है ना, ये OH को ना डिज़ोल्व कर देता है। OH आपका डिज़ोल्व हो जाता है तो बचता क्या है, H प्लस आयन बचता है, और जब H प्लस आयन बचता है तो आपकी मिट्टी कैसी, एसिडिक हो जाती है।
अब एसिडिक मिट्टी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आप समझेंगे इसका जो यूज़ किया जाता है वो आपकी चाय की खेती में किया जाता है। मतलब एसिडिक मृदा या अम्लीय मृदा होनी चाहिए चाय खेती के लिए। क्यों होती है, अब देखिए चाय बागान हमेशा ढलान बनाए जाते हैं, और जब क्या बोलते हैं चाय बागानों में आप देखेंगे ढलान ऐसा रहेगा तो यहाँ पर कैपिलरी एक्शन होगा, आपका साल्ट यहाँ जम जाएगा, और साल्ट जब जमने के बाद यहाँ पर पानी बहेगा, तो पानी के बहने के बाद अब देखेंगे क्या होगा, ये सॉल्ट को भी बहा ले जाएगा पानी, फिर आपका साल्ट को बहा जाता है, मिट्टी आपकी कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है, अम्लीय हो जाती है आपकी मिट्टी। अब एक चीज़ समझिए कि एसिडिक अगर हो गई है मिट्टी तब भी ये नुकसानदायक है, ठीक है, और अगर ज़्यादा क्षारीय हो गई तो ये भी नुकसानदायक होती है। अगर मिट्टी ज़्यादा क्षारीय होगी तो आपके पेड़ों में पीलापन आ जाता है। पीलापन क्यों आ जाता है, क्योंकि जब क्षारीय हो जाएगी ना तो इस कंडीशन में क्या होता है गाइस, इस कंडीशन में आपका होता है कि जो मिट्टी में आपका Fe की मात्रा होती है ना वो आपकी कम हो जाती है। मिट्टी क्षारीय होने से मिट्टी में फिर Fe या लोहा की मात्रा कम हो जाती है। आप जानते हैं यही आपका क्या होता है, क्लोरोफिल का कलर डिसाइड करता है। क्लोरोफिल पेड़ की पत्तियों का कलर डिसाइड करता है या क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होता है Fe। तो इसकी कमी हो जाने के कारण आप देखेंगे पेड़ की पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है। अगर एसिडिक हो जाती है ज़्यादा, एक्सेस मात्रा में आपकी अगर एसिडिक हो जाती है तो आपका पेड़ खड़ा ही हो सकता है, खराब हो जाता है, मतलब आपकी फसल खराब हो जाएगी अगर ज़्यादा एसिडिक है। गाइस, तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आपको बताने थे मेरे को, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए कि आपको कौन सा पोर्शन ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा पोर्शन आपको समझ में नहीं आया, और अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और बनी रहिए हमारे साथ हमेशा। थैंक यू, दिस इज अमित तिवारी साइनिंग ऑफ।